जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 विज्ञान के टोटल 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 50 तक के एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए थे और आज की इस वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक के सारे एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ। ये टोटल 100 मुझको पढ़ाना था, ठीक है, लेकिन एक दिन में नहीं पूरा हुआ, इसलिए हमने 2 वीडियो में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखे हैं भाई, हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो है और ये प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपके पेपर में सेम टू सेम ये दिखाई देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 2-3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को देख करके जाइएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों के नाम बता देता हूं जिनमें पुष्प एक लिंगी होते हैं। पहला है दोस्तों पपीता, ठीक है, पपीता हो गया, मकई हो गया, खीरा हो गया, इन सब में दोस्तों पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो पपीता आपका पहला ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो कॉपर टी दोस्तों ये गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये तो सत्य है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है, ये भी सत्य है। इस क्रिया में पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। यानी यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये गलत बात है। ये कोशिका द्रव्य में होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस का होगा कौन सा बिंदु। तो भाई देखो, प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से जाती है ना, तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, वो सेम टू सेम गुजर जाती है, यानी प्रकाशिक केंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए मैं थोड़ा इसको चित्र की मदद से समझाता हूँ। नहीं देखो, बात क्या आती है, जब प्रकाश की किरण जो है, चित्र बनाने में टाइम लगेगा, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है ना ऐसे, तो क्या होता है कि दर्पण के पृष्ठ से टकराने के बाद ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे, और उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि परावर्तन कोण का मान जो है वो 0 डिग्री रह जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो। तो भाई देखो, वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, उसके बाद अनंत तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो। देखिए भाई, ये 50 सेंटीमीटर ये तो गलत है, 100 सेंटीमीटर ये भी गलत है, और ये 25 से 150 के बीच है, ये भी गलत है, क्योंकि भाई हम 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी देख सकते हैं, यानी हम अनंत तक देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, तो परिपथ में धारा कितनी होगी। है जानदार क्वेश्चन, चलिए लगाते हैं भाई। ओम के नियम से ये सवाल है। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखा, यानी V को स्थिर रखेंगे और प्रतिरोध को तिगुना कर देंगे भाई। तो प्रतिरोध की जगह पर हम I गुणे 3R कर दिए, तिगुना कर दिए। अब बोल रहे हैं परिपथ में धारा कितनी होगी, तो भाई प्रतिरोध को इधर भेज दो, धारा अकेले बच जाएगी, तो ये B/3R हो जाएगा, बराबर में I हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि I जो है वो 1/3 हो गई है, यानी 1/3 हो गई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। भाई चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी आपको दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है भाई, तो इसको लिख लेते हैं, प्रश्न से देख देख करके लिखेंगे, दिया है। इस सवाल को लगाते हैं, कितना आएगा आंसर। V बराबर 200 वोल्ट दिया है।
अब R1 आपको दिया है 100 ओम, ठीक है, 100 ओम दिया है, और R2 आपको दिया है 200 ओम, ये दिया गया है। अब बोल रहा है कि प्रतिरोध जो है दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और समांतर क्रम में घर का सर्किट जो है, मकान का सर्किट जो है समांतर क्रम में होता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए भाई जोड़ते हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 की जगह पे 100 रख देंगे, R2 की जगह पे 1/200 रख देंगे। चलो आगे देखते हैं। 1/R बराबर एलसीएम लेंगे 200 आएगा, 100 दूनी 200, 2 एकम 2 प्लस 200 एकम 200, 1 एकम 1, कितना आया 1/R बराबर 3/200। ये आपका क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है भाई, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर V की वैल्यू भी हमको मिल गई है, R की वैल्यू भी मिल गई है। इसको पलट लो, पलटना चाहते हो तो R बराबर आपको 200/3 हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया है तुल्य प्रतिरोध। अब हमें बोल रहा है कि हाँ, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बोल रहा है कि प्रतिरोध के विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, तो प्रतिदिन ऊर्जा की खपत कितनी होगी। सबसे पहले हम शक्ति निकाल लेते हैं भाई। तो शक्ति का फार्मूला हमारा होता है P बराबर V²/R। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो P बराबर V² यानी V का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर यानी 200 गुणे 200 बटे में R, तो R की वैल्यू कितनी है 200/3, तो 200/3। चलिए भाई आगे देखते हैं। P बराबर 200 गुणे 200, ठीक है, इसको पलट देंगे तो गुणे 3/200 हो जाएगा। अब 200 से 200 को काट दिया तो P बराबर हमको मिल गया 600 वाट। कितना मिल गया, 600 वाट। शक्ति हमको 600 वाट मिल गई। अब बोल रहा है यहाँ पे कितने विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, है ना। विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी, तो विद्युत ऊर्जा का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है E बराबर वाट गुणे घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग में आते हैं, है ना, यानी समय 1 घंटा दिया गया है। तो E बराबर वाट कितना है 600, तो 600 गुणे 1 यानी 600 वाट घंटा, 600 वाट घंटा। यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला। ठीक है, देखते हैं 59वां प्रश्न। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में, हाँ चलिए इसको हल करते हैं भाई। देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के। एक ये 2 ओम का प्रतिरोध है, एक ये 4 ओम का प्रतिरोध है, और एक ये 6 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। देखो भाई, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 6 ओम है। अब सभी में धारा समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें विभवांतर निकालना है, तो ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे विभवांतर निकालना है, तो V बराबर I की जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 एम्पियर, है ना, 2 लिख देंगे, 2 गुणे R की जगह पे 2 लिख दिया, तो V बराबर हमको मिल गया 4 वोल्ट। पहला वाला आंसर आया 4 वोल्ट। इसको देखो भाई, V बराबर IR, तो V बराबर I की जगह 2 गुणे R की जगह पे 4, तो V बराबर आएगा 8 वोल्ट। और इसको निकालते हैं भाई, तो V बराबर IR तो V बराबर I की जगह पे 2, R के गुणे R की जगह पे 6, तो 12, यानी 4 8 12, ये हमारा आंसर है। चलो देखते हैं भाई कहाँ पर 4 8 12 है। तो ये वाला पहला वाला जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, तो भाई कोई नहीं जानता क्या इसको, धावन सोडा इसका नाम है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है। एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो भाई जाइलम द्वारा होता है, हर आदमी जानता है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है,
तो इसका करेक्ट आंसर है पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद। ऑप्शन बी आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो भाई अमीबा में होता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था। भाई ये सोशल साइंस का क्वेश्चन आ गया क्या इसमें। चलो देखते हैं, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, तो हाँ यही आपका करेक्ट आंसर भाई, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में चिपको आंदोलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। अगला है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जठर ग्रंथियां अमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम यानी कम से कम विचलन होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा बैगनी के लिए होता है, सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, आवर्धक लेंस के रूप में, गलत बात। कार के पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए, गलत बात। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में, हाँ ये एकदम करेक्ट है भाई। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए ही होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है। पुतली नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर, ये एकदम करेक्ट सूत्र है विद्युत शक्ति का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर एक समान। अगला है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। तो भाई 50 हर्ट्ज जो होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक तत्व है, कैसा तत्व है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, चौथा निष्क्रिय धातु। तो उपधातु है, आर्सेनिक एक उपधातु है। अगला है दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान भाई 7 होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। तो भैया ऑक्सीजन नहीं संश्लेषित होता, बाकी सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज सब ये संश्लेषित होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो पित्ताशय में होता है, नाम से ही स्पष्ट है, तो 77 का ए सही है। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है। पुनरुद्ध भवन किस में होता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में नहीं, गलत बात है। हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, गलत बात है। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, गलत बात है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में दोनों में पुनरुद्ध भवन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है। आलू, चने, गुलाब ये सब गलत हैं, ब्रायोफिलम में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो भाई पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि यही बड़ा साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो भाई मुलायम लोहा सबसे उपयुक्त पदार्थ है। अगला है, शुद्ध वायु है, ये एक समांगी मिश्रण है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, कौन सा। पर्यावरण हितैषी स्रोत है, मतलब नवीकरण ऊर्जा जो है पर्यावरण में कहाँ पर कैसे किस रूप में पाई जाती है। ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तो भाई दूसरी चीज़ें हैं, है ना, जीवाश्म ईंधन है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये आपका पवन ऊर्जा है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये इसमें से ये पूछना चाहता है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वृषण में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, कूपिका यानी वायु कोष्ठिका कहाँ पाई जाती है। तो फेफड़ों में पाई जाती है।
88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए हैं, तो भाई लाइक कर दिया करो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, एकदम सही बात है भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं, एकदम सही बात है। इसमें से हमें गलत ढूंढना है, कौन सा गलत है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, सरासर गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, ये भी एकदम सही बात है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सारे कथन सत्य हैं, यही एक गलत है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो भाई उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होता है, तो 90 का ए आपका हो जाएगा। अगला है, जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपरोक्त सभी में आप लगाएंगे। अगला है, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य एक लिंगी नरपुष्प में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है ये नरपुष्प में नहीं पाया जाता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला भाई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं होती, जल एवं ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑप्शन सी है जो दोनों चीज हमें चाहिए। 95 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। तो भाई हरे पौधे उत्पादक हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, ये 3H2O है, तो ये गलत हो गया भाई। CaSO4 इंटू 2H2O ये भी गलत हो गया। CaSO4 इंटू H2O ये भी गलत है। CaSO4 इंटू हाफ H2O ये आपका करेक्ट आंसर है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगला है, CH3CH2OH का IUPAC नाम क्या है? भाई देखें, कार्बन 2 है, OH समूह लगा हुआ है, एल्कोहल है, यानी एथेनॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH को, एथेनॉल आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र n गुना बढ़ जाता है। ये बात याद रखना, अगर फेरा का संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो उसके कुंडली पर चुंबकीय यानी क्षेत्र की वैल्यू जो है वो भी n गुना होती चली जाएगी कुंडली के केंद्र पर। ये बात हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे, ये बात मान लो। 99 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो भाई आघातवर्ध्यता कहलाता है। अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, धातुओं को लंबी तार के रूप में खींचने का गुण क्या कहलाता है? तो भाई लंबी तार के रूप में खींचने का गुण तन्यता कहलाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों आज की ये वीडियो फिनिश हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का MCQ चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर MCQ जो लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर में। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।